हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर लिया था बिजनेस स्टडीज़ का, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ अ वेरी वेरी इजी चैप्टर। और इसमें से एक क्वेश्चन 110% आता है, और इसमें जो मार्क्स गेन करना है दैट इज़ वेरी वेरी इजी। तो लेट्स बिगिन। हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स फीचर्स। बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है, दैट इज़ द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये सारी चीज़ें वो होती हैं जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, जैसे हमारे कस्टमर्स, जैसे हमारे क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट। तो ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जो हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। क्या इम्पॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट की, हम क्यों कहते हैं कि वी शुड हैव अ नॉलेज ऑफ आवर एनवायरनमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First point, it says it enables the firm to identify opportunities and getting the first mover advantage. वो कह रहा है बहुत ज़रूरी है एक मैनेजर को या कंपनी में जो भी, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्क कर रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज रखे। बिकॉज इससे क्या फ़ायदा होता है, वी कैन आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर हम ज़्यादा अच्छी नॉलेज रखेंगे अपने इन्वायरमेंट की, तो हम अपॉर्चुनिटीज़ जो हमें अपने इन्वायरमेंट से मिल सकती हैं वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और क्या होगा, गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहले मिला, सबसे पहले उसका एडवांटेज हमने उठा लिया और हमें बेनिफिट हो गया। So it point says opportunity refers to the positive external trends or changes that will help a firm to improve its performance. Environment obtains numerous opportunities for its business success. वो कह रहे हैं opportunities का मतलब क्या है, कोई भी पॉजिटिविटी जो हमारे बिजनेस को हेल्प कर सकती है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। बिजनेस प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेस सक्सेस। एक जो इन्वायरमेंट अगर उसके हम स्टडी रखेंगे तो उससे हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वो कह रहा है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम एंड इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू कॉम्पिटिटर्स। वो कह रहा है जल्दी जल्दी अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सबसे पहले हम होंगे जो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। और अगर हमने अपने इन्वायरमेंट की नॉलेज नहीं रखी तो क्या होगा, हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम बिजनेस कर रहे हैं वो इसको एक्सप्लॉइट कर लेंगे, वो ये अपॉर्चुनिटी यूज़ कर लेंगे। ये एग्जांपल आपको देती हूँ एक। अब देखो, अभी इस टाइम पे क्या चल रहा है, कोविड टाइम्स चल रहे हैं। तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं अपना खुद का बिजनेस जो उनका चल रहा है किसी भी चीज़ का, वो छोड़ छोड़ के सैनिटाइज़र के बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, या आप कह सकते हो मास्क प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये चीज़ दिख रही है कि अभी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसकी नीड ऑफ द आवर है। अभी हर इंसान चाहे कुछ भी कपड़े वगैरह अपने कुछ भी ले चाहे ना ले, बट ये नेसेसरी चीज़ तो वो लेगा ही लेगा। तो दिस इज़ द बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर हम अपने बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की नॉलेज रखेंगे तो क्या होगा, हम अपने अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं मारुति उद्योग बिकम्स द लीडर इन अ स्मॉल कार मार्केट बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट to recognize the need for small cars in an environment of rising petroleum prices and a large middle class population in India. तो वो कह रहे हैं, अगर आप देखोगे, ये कुछ नहीं है, सेकेंड पॉइंट इसे काट दो। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो मारुति उद्योग है उसने वो फर्स्ट ऐसी कंपनी थी जिसने स्मॉल कार मैन्युफैक्चर बनाना शुरू किया, बिकॉज उसने देखा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे स्मॉल कार्स नहीं है। ठीक है, और जो मिडल क्लास है वो इतनी हाई फाई कार्स तो परचेज़ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अगर हम कार परचेज़ करते हैं तो उसके उतने ही एक्सपेंसेस होते हैं, सर्विसिंग हो गई, पेट्रोल के प्राइसेस हो गए। तो देयर इज़ अ नीड कि हम स्मॉल कार्स प्रोड्यूस करें जिससे
लोग उसे परचेज़ करें। उन्होंने मारुति ने बनानी शुरू करी और उसकी प्रोडक्शन बहुत हाई चली गई। तो दिस इज़ वन एग्जांपल, ऐसे हज़ार आप एग्जांपल ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंस का क्या है, टू आइडेंटिफाई द फर्म, टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो वो कह रहा है जैसे फर्स्ट हमें एडवांटेज मिलता है अपॉर्चुनिटीज़ का, अगर हम इन्वायरमेंट की नॉलेज रखते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है। वैसे ही अगर कोई थ्रेट है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, उसको भी हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा अगर हम अपने इन्वायरमेंट की नॉलेज रखेंगे, उसको स्टडी करेंगे। थ्रेट्स क्या हो गए हमारे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस, जो मतलब इफ़ेक्ट कर सकती है, ख़राब कर सकती है, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है हमारी बिजनेस की परफॉर्मेंस पे। वो हो गए हमारे लिए थ्रेट्स मतलब नुकसान जो हमें पहुंचा सकता है। ठीक है, environmental awareness can help managers to identify various threats on time and serve as an early warning signal। जो इंसान अपने इन्वायरमेंट को स्टडी करेगा उसे पहले से ही पता चल जाएगा कि ये हमें नुकसान कर सकता है, ये चीज़ कोई हमें नुकसान कर सकती है, तो वो उसी के लिए पहले प्रिपेयर हो जाएगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, टू फाइट फॉर दैट थ्रेट। ओके, सो एक एग्जाम्पल है, if an Indian firm finds that a foreign multinational is entering the Indian market with new substitute, it should act as an early warning signal। तो वो कह रहा है अगर इंडियन फर्म है, इंडियन फर्म को अगर पता चलता है कि कोई फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी उनके कंट्री में आ रही है और वो जो बना रहे हैं उसी का एक सब्सिट्यूट लेके आ रही है, तो क्या होगा, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल होगा उस इंडियन बिजनेस के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल आपको इजी देती हूँ, अगर एक फ़र्म ए है वो बना रही है मान लो बिस्किट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, और एक कंपनी बी आती है, दैट इज़ अ फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी विद ग्रेट टेक्नोलॉजी और बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट्स के साथ आती है, तो ए को लगेगा भाई कि ये जो है बी ये मुझे नुकसान पहुंचा सकती है, तो दिस एक्ट एज अ थ्रेट फॉर ए। तो वो अब क्या करेगा, थ्रेट अगर आ रहा है तो ये क्या करेगा, उसको हटाने की कोशिश करेगा, कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्रूवमेंट लेके आएगा अपने प्रोडक्ट के अंदर जिससे लोग बी का ना खरीदे, है ना। तो अगर अब बिजनेस की इन्वायरमेंट होगी तभी इतना हम कुछ कर सकते हैं, अगर इन्वायरमेंट की नॉलेज ही नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो कहने की बातें हैं बस, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द इंडियन फर्म्स कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स meet the threat by adopting such measures as improving the quality, reducing cost। तो वो कह रहे हैं अगर हमें जल्दी पता चल जाएगा कि ये चीज़ हमें नुकसान कर सकती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, न्यू चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, कॉस्ट रिड्यूस करेंगे, कुछ भी करेंगे जो हमें ठीक लगता है उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस का हमारे पास क्या पॉइंट है, ये पॉइंट्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये जो वाले जो पॉइंट्स है उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, बट जो ये पॉइंट्स है, हेडिंग्स है, उन्हें ज़रूर याद रखना आप लोग, पेपर तक के लिए आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, environment is a source of various resources for running a business। ओके, अभी बताती हूँ उसका क्या मतलब है। टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल्स द वेरियस रिसोर्सेज कॉल्ड इनपुट्स लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, वाटर, लेबर फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स सप्लायर्स। तो वो क्या कह रहे हैं वो इस पॉइंट में, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज हर एक कंपनी को चाहिए होते हैं अपने काम करने के लिए। तो दैट इज़ सेइंग कि जो रिसोर्सेज हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें अपने इन्वायरमेंट से मिलते हैं। इन्वायरमेंट मतलब एक्सटर्नल से हमें क्या मिलते हैं, रॉ मटेरियल मिलते हैं, फाइनेंस मतलब पैसा, लोग शेयर्स में पैसा लगाते हैं, तो मतलब कस्टमर ही तो देते हैं पैसे, उसके इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स तो हमें पैसे देते हैं जिससे हम अपनी कंपनी चला पाते हैं। हम न्यू मशीन्स हम परचेज़ कर पाते हैं एक्सटर्नली, बाहर से ही परचेज़ करते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है या बाहर से हमें एक्सटर्नली चीज़ें मिलती हैं। ओके, तो दिस इज सेइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट सप्लाइज द एनवायरनमेंट विद इट्स आउटपुट सच एज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स।
पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट, रिटर्न ऑन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड सो ऑन। वो क्या बोल रहा है कि हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है अपने इनपुट्स को लेने के लिए, जैसे रॉ मटेरियल, हमें मनी चाहिए, कुछ भी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और उन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, कुछ पैसे लगाएंगे, रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गुड सर्विस एनीथिंग। तो वो गुड और सर्विसेज बेचने के लिए भी क्या चाहिए, हमें इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट में कौन लोग है, कस्टमर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना सामान बेचने के लिए। तो वो कह रहा है हमें इन्वायरमेंट क्या देता है, इनपुट भी देता है, और उस इनपुट को यूज़ करके हम आउटपुट बनाते हैं, और उस आउटपुट को बेचने के लिए भी हमें इन्वायरमेंट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोच रहे हो कितना ज़रूरी है इस इन्वायरमेंट को पढ़ना हमारे लिए। इन्वायरमेंट आप बेसिकली एक दिमाग में चीज़ रखो, इन्वायरमेंट क्या हो गया, जो भी लोग आपके बिजनेस के बाहर है, दैट इज़ द इन्वायरमेंट। ओके, द एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज एंड एज एन आउटलेट फॉर आउटपुट। मैंने अभी क्या बोला, जो एंटरप्राइज है वो अपने इन्वायरमेंट पे डिपेंड होती है इनपुट के लिए भी और अपने आउटपुट को बेचने के लिए भी, राइट। लास्ट पॉइंट सेज इट कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द इन्वायरमेंट हैज़ टू ऑफर। अगर हमें इन्वायरमेंट की नॉलेज होगी तभी हम ये सब कर पाएंगे, तभी अपनी यूजफुल रिसोर्सेज मार्केट से, अपने इन्वायरमेंट से ले पाएंगे। ओके, कितने पॉइंट्स बचे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। 3 पॉइंट्स बचे हैं, फिर आज का लेक्चर फिनिश, और 2 लेक्चर्स मोर आएंगे, बस फिर चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट पॉइंट इज इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस, बहुत तेज़ से हमारा इन्वायरमेंट बदल रहा है, एज आई हैव टोल्ड यू। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, बिकॉज चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी टेक प्लेस हो रहे हैं। Today's business environment is getting increasingly dynamic where changes are taking place at a fast pace. बहुत जल्दी जो है हमारे environment change हो रहा है। Turbulent market conditions, less brand loyalty, divisions, sub-divisions, fragmentation of market, more demanding customer and rapid changes in technology, intense global competition are just a few of the images used to describe today's business environment. वो कह रहे अगर हम आज के बिजनेस को डिस्क्राइब करें तो आप देख सकते हो कि मतलब कैसे टफ कंपटीशन हो चुका है, मतलब इतनी बुरी हालत है मार्केट की। मतलब अगर आपको एक प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके 1000 सब्स्टिट्यूट पहले ही मार्केट में अवेलेबल है। ओके, तो आपको कुछ अलग सा ही होना पड़ेगा। जो हमारे कस्टमर्स हैं वो मोर डिमांडिंग है, चेंजेस बहुत जल्दी हो रहे हैं, ग्लोबल कंपटीशन भी है, बाहर की कंपनियां भी आके हमारी कंट्री में चीज़ें बेच रही हैं, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है। तो आज के टाइम पे चेंजेस बहुत क्विकली टेक प्लेस हो रहे हैं, और इसको कोप अप करने के लिए हमें इन्वायरमेंट की स्टडी होना, उसकी नॉलेज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। गेटिंग? अगर आपको अब 12th के बाद, अपनी ग्रेजुएशन के बाद कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है तो आपको भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। इन ऑर्डर टू, नेक्स्ट पॉइंट सेज, इन ऑर्डर टू इफेक्टिवली कोप विद दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस, मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड एग्जामिन द एनवायरनमेंट एंड डेवलप सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। वो क्या बोल रहा है कि अगर आपको यहाँ पे कोप अप करना है, मार्केट में अपनी जगह बनानी है, तो आपको भाई बहुत ज़रूरी है कि इन्वायरमेंट की नॉलेज तो होनी ज़रूरी है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे अपना, आप इस एक छोटे से बिजनेस में ही रह जाओगे, इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे अपना, है ना। बढ़ाना भी तो होता है ना बिजनेस, वो नहीं कर पाओगे। चलो, ये पॉइंट भी समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इट सेज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। इन्वायरमेंट की समझ रखना हमें क्या मदद करता है, प्लान करने में भी मदद करता है, और प्लान की बात उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाने में भी बहुत मदद करता है। क्या मतलब हुआ इसका? सिंस एनवायरनमेंट इज अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, इट्स अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस कैन बी द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ प्लानिंग, ट्रेनिंग, गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी। तो वो क्या कह रहा है, इन्वायरमेंट से हमें नुकसान भी आ सकता है, हमें फ़ायदा भी आ सकता है, तो इसकी नॉलेज रखना तो भाई बहुत ज़रूरी है। और उसकी नॉलेज
अगर होगी तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें आगे किस हिसाब से चलना है। अगर कोई फ़ायदा, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। अगर हमें कोई मतलब थ्रेट है, कोई और कंपनी आ गई तो नुकसान हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, अपने प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, entry of new player in the market, which means more competition, may make an enterprise think afresh about how to deal with the situation. अगर मैंने आपको जैसे बोला कोई न्यू कॉम्पिटिटर आ जाता है, आपके जो आप बना रहे हो उसे कहीं सब्सिट्यूट लेके आ रहा है, तो आपको तो दिक्कत हो जाएगी, आपको तो दिमाग में टेंशन हो जाएगी कि मैं क्या करूं। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अगर हम बिजनेस की कह रही हूँ, इन्वायरमेंट की अगर हम स्टडी रखते हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। द फाइनल रीज़न फॉर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेट्स दैट इट मेक्स डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज। हम बेसिकली 100 की सीधी एक बात है अगर मैं कहूँ तो हम स्टडी ही क्यों कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट को बिजनेस के, क्योंकि इससे हमारी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ हो रही है, अच्छी हो रही है, या कुछ फ़र्क आ रहा है हमारी परफॉर्मेंस में, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। Many studies reveal that the future of an enterprise is closely bound up with what is happening in the environment. वो कह रहे हैं इतनी स्टडी लोगों ने करी है, उसके बाद हम ये नतीजे पे पहुँचे हैं कि एक एंटरप्राइज का फ्यूचर उसका इन्वायरमेंट, उसका बिजनेस इन्वायरमेंट ही तय कर पाता है। ठीक है। अब वो अपने इन्वायरमेंट को देख के ही बता सकता है कि अब वो आगे फ्यूचर में क्या करेगा, कैसे उस सिचुएशन को डील करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता। आपके बाहर बिजनेस के अंदर तो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, बट आप बाहर कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपको बार बार चेक रखना पड़ेगा कि बाहर चीज़ें हो क्या रही हैं। द एंटरप्राइज दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट suitable business practices are the ones who which not only improve their present performance but also continue to succeed for a longer period. तो वो कह रहे हैं जिस बिजनेस ने, जिस एंटरप्राइज ने अपने इन्वायरमेंट के ढंग से समझ रख ली, वो बार बार चेक रख रहा है कि बाहर क्या क्या हो रहा है, नॉलेज रख रहा है, तो वो तो भैया अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर ही लेगा और मार्केट में भी उसकी जो पोजीशन है वो तय है लंबे समय तक। ये बात है इसकी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। पहला हमने पढ़ा कि बिजनेस एनवायरनमेंट की समझ, उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का पता चल सकता है, और अपॉर्चुनिटीज़ का पता चलेगा तो हम उसका एडवांटेज उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा, ये हमें मदद करता है टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स। जो भी नुकसान हमारे बिजनेस को पहुंच सकते हैं उनको पहले से ही उनके बारे में जान लेना। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके। नेक्स्ट इज़ इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो हमें अपने इन्वायरमेंट से ही मिलते हैं, और जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो भी अपने इन्वायरमेंट में ही देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है उसकी स्टडी होना। नेक्स्ट है रैपिड चेंजेस। जो भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, उनको कोप अप करने के लिए भी हमें उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग इन्फॉर्मेशन। जो भी चेंजेस हो रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या प्लानिंग करनी है और क्या पॉलिसी बनानी है अपने फ्यूचर एक्शंस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द बोलो परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए भी हमें समझ होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो आज हमने ये चैप्टर तो नहीं, अभी 2 लेक्चर्स और बचे हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंस हमने ख़त्म कर लिया। आई थिंक आप सबको समझ भी आ गया होगा, क्योंकि बहुत टाइम्स ये 4 मार्क्स में स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आ जाता है और इट्स वेरी इजी। समझने वाली चीज़ें हैं, रट्टा नहीं मारना। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, चीज़ें समझना, पॉइंट्स, हर एक पॉइंट के कीवर्ड्स अपने दिमाग में रखो और अपने आप पॉइंट्स बना सकते हो। मैं आपको फिर भी बार बार बोल रही हूँ, रटो मत समझो, और पॉइंट्स आप खुद बना सकते हो। वॉट यू हैव टू रिमेंबर इज़ द की पॉइंट्स। जो आपको हेडिंग्स है, जो मैंने आपको रेड कलर में मार्क करके दी हुई है, आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है। So this is all for this video. I hope you are all loving the lectures और आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ समझ आ रहा है। कोई भी डाउट आता है तो नीचे मेरी मेल दी हुई है, उसमें आप पूछ सकते हो। नोट्स के लिए भी आपके पास ड्राइव पे लिंक है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। और वैसे भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेल पे पूछ सकते हो। ठीक है।
सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स मेरे तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।